हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ड्रग्स से और इसके टाइप से। तो आज का हमारा टॉपिक है सीजर्स। तो सीजर्स होता क्या है बेसिकली? जब हमारे ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगता है। एक क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का, जैसे मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन जो होता है वो एक नॉर्मल चीज़ है। जो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन चल रहे हैं हमारे, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब ये ही इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होने लग जाए, तब हमारे ब्रेन में क्या होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाती हैं। मोटर मूवमेंट्स एबनॉर्मल हो जाएंगे और सेंसरी परसेप्शन जो है हमारा, वो भी एबनॉर्मल होने लग जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा एबनॉर्मल अमाउंट में होने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं सीजर्स। अब एक वर्ड होता है एपिलेप्सी। अब आप बोलोगे सीजर्स और एपिलेप्सी तो एक ही बात है। नहीं, सीजर्स क्या है कि एक सिंगल एपिसोड आता है सीजर्स का। मान लो आज आ गया, खत्म हो गई बात। काफी सारे टाइप्स हैं इसके, अलग अलग टाइप्स का होता है ये, वो हम पढ़ेंगे। बट एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी का क्या मतलब है? एपिलेप्सी का मतलब होता है कि जैसे आज हमें आई एपिलेप्सी, आज आ गई, कल फिर आएगी इसी टाइम, परसों फिर आएगी, ठीक है, या आज आई, 2 दिन बाद फिर से आई, फिर आई। तो मतलब क्या है, रिकरेंट है इसके एपिसोड्स। तो अगर ये सीजर्स रिकरेंट होने लग जाए, इसके एपिसोड्स रिकरेंट होने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। तो डेफिनेशन जैसे मैंने बताई आपको क्या है सीजर्स, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी इतना। जो हमारे नॉर्मल ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है ब्रेन में, वो तो बहुत जरूरी चीज है ट्रांसमिशन, ठीक है, तभी मोटर मूवमेंट्स होंगे और सेंसरी परसेप्शन होंगे। बट जब वो एबनॉर्मल अमाउंट में होने लग जाए तो हमने कहा सीजर्स है। वैसे ये सीजर्स क्या है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब क्या कि अगर सीजर आया तो क्या है कि हम डायग्नोसिस में हेल्प हो सकता है। जैसे कि माइट भी क्या हो सकता है कि कोई ब्रेन की एबनॉर्मैलिटी रही होगी, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि पेशेंट को सीजर आ गए। तो क्या हुआ कि ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ बॉडी और या ब्रेन आप बोल सकते हो कि कैसे, क्योंकि ये एक पैथोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। सीजर आया और चला गया तो ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर देंगे। नहीं, अगर सीजर आया है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर ब्रेन के अंदर इम्बैलेंसेस रहे होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट ने क्या एक्सपीरियंस किया है, सीजर एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम कि क्या है सीजर। क्या बोला मैंने? डिटेक्ट करता है एक तो पैथोलॉजिकल कंडीशन को, और क्या है ये, इट इज अ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव discharge of electrical impulses within the brain। अब एक वर्ड मैंने आपको क्या बोला, एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी क्या है? रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर, रिकरेंट एपिसोड्स है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम बेसिकली इसमें बस मेन बात पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको जैसे पता ही है कि नॉसेट एग्जाम अब 2 बार होगा। मैंने भी कल ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन का देखा है कि 3 जून को नॉसेट एग्जाम होगा। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सुपरफिशियल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है अच्छे से रहे। अब बिल्कुल मैं ये जो आजकल चल रहा है कि भाई 1 घंटे में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कर लेते हैं, 1 घंटे की क्लास ले लेंगे और हो जाएगा, अगर ऐसे करते रहोगे तो काफी टाइम लग जाएगा सिलेक्शन होने में। बेटर यही है कि अभी से अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। पता चलना चाहिए ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को 1 घंटे में कोई कैसे ही पढ़ा सकता है।
और कैसे ही कोई पढ़ सकता है, इतना सब कुछ होता है एक सिस्टम में। तो सब कुछ ना भी पता हो, लेकिन हमें पार्ट्स में क्या है, उसके डिसऑर्डर्स में क्या है, किस डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं होगा किस डिसऑर्डर की वजह से, किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कौन सा डिसऑर्डर, तो 1 घंटे की क्लास में तो बस वो क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आएंगे जिनके ऑप्शंस भी आपको सब सेम लगेंगे। तो बेटर होगा, अब मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ाऊंगी, ज्यादा सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ाऊंगी, और जल्दी कवर करने की सारे टॉपिक्स कोशिश करूंगी। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे डेफिनेशन की। अब क्या आता है डेफिनेशन के बाद कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। अब सीजर के कॉजेज जो है वो काफी सारे हैं। एक तो हो सकता है आपकी कोई ब्रेन इन्फेक्शन रहा होगा। ब्रेन इन्फेक्शन में क्या आ सकता है, मेनिंजाइटिस रहा होगा पेशेंट को, या फिर एंसेफेलाइटिस हुआ होगा, या फिर ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट रहा होगा, या फिर आईसीपी जो है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया होगा पेशेंट का, कि सीजर आ गया उसको। या फिर पेशेंट को क्या हो गया है, बहुत सारे कॉजेस हैं इसमें, जैसे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है। हाई ग्रेड फीवर में मतलब ये नहीं कि 101 102 आ गया तो पेशेंट को सीजर्स आने लगेंगे, नहीं। जब हाइपर पायरेक्सिया होता है पेशेंट को, हाइपर पायरेक्सिया का क्या मतलब है, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। जब 105 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा पेशेंट का, तो उसमें चांसेस होते हैं क्या, कि पेशेंट को सीजर आ सकता है। तो एक एक करके हम कॉजेस देखते हैं इसकी, कॉजेस क्या क्या हैं। फिर इटियोलॉजी के बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉजेस में, जैसे मैंने कहा, कॉजेस में क्या हो सकता है, कोई ब्रेन का इन्फेक्शन रहा होगा, या कोई ब्रेन रिलेटेड कॉज ही रहा होगा। ब्रेन इन्फेक्शन कुछ रहा होगा, क्या हो सकता है, एंसेफेलाइटिस, और क्या बोला मैंने, मेनिंजाइटिस, ब्रेन का ट्यूमर अगर हो पेशेंट को तो, और क्या है, अगर आईसीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो। दूसरा मैंने क्या बताया कि पेशेंट को अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो, हाई ग्रेड माइट बी मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्या क्या इसके हो सकते हैं कारण, इसके कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना हो जाए, 40 mg/dl से भी जब कम हो जाएगा शुगर का लेवल, तो हम उसको बोलेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। तो अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं पेशेंट को सीजर आने के। किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी ने कोई ड्रग ले लिया है, या फिर गलती से हॉस्पिटल में किसी ने ड्रग इंड्यूस एडमिनिस्टर कर दिया है ह्यूज अमाउंट, तो उसकी टॉक्सिसिटी से भी सीजर आ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ये सारी चीजें क्या कर रही हैं कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रही हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी ब्रेन को अफेक्ट करेगी, तो सीजर आएगा, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को छेड़ेंगे। फिर मैंने क्या बोला कि ये हाइपोग्लाइसीमिया के बाद ड्रग टॉक्सिसिटी, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी ऐसा हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाए, उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, हमारे सीजर्स आ सकते हैं। तो मेन तो यही रीजन है, कॉजेस हैं। क्या बोला मैंने, पेशेंट को अगर है हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है पेशेंट, चांसेस रहते हैं कि सीजर आ सकता है पेशेंट को। कोई ड्रग टॉक्सिसिटी हुई है तो चांसेस रहेंगे कि पेशेंट को सीजर आ सकता है। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है, मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर रहे, उसमें भी चांसेस रहेंगे कि पेशेंट को सीजर आ सकता है। और एसिड बेस इम्बैलेंसेस, काफी आसान है याद रखना कि क्या कुछ भी ऐसा हो जाए हमारे साथ जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट करे, उससे क्या चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हुए हैं तो सीजर आएगा ही आएगा पेशेंट को, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस तो काफी सारे डिसऑर्डर्स में होते हैं, पर जरूरी नहीं होता कि हर डिसऑर्डर में पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा, सीजर एक्सपीरियंस करेगा ही। ये हम कहते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है। और जब एक्सट्रीम अमाउंट में हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो और वो बहुत ही ज्यादा हो, बहुत ज्यादा लेवल पर हो,
तब जाकर सीजर अफेक्ट होता है, क्योंकि ब्रेन भी क्या है हमारा बहुत ही प्रोटेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि जरा सी उससे जो है इफेक्ट हो जाए, नहीं, जब ह्यूज अमाउंट में कुछ होगा तभी जाकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो कॉजेस में मैंने क्या बोला, ब्रेन इन्फेक्शन, हाई ग्रेड फीवर, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ड्रग टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और एसिड बेस इम्बैलेंसेस। तो कॉजेस के बाद बात करेंगे अब हम टाइप्स की। टाइप्स जो है सीजर्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो टाइप्स बेसिकली इसके दो टाइप्स हैं, और टाइप्स डिपेंड किस चीज पे करते हैं, टाइप्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, ब्रेन आधा अफेक्ट हुआ है या कि ब्रेन पूरा अफेक्ट हुआ है। तो दो टाइप के मेन सीजर्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स देखो, पहले एक ब्रीफ वो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके पूरा डिटेल में। तो दो टाइप के सीजर्स हो सकते हैं। क्या बोला मैंने कि ब्रेन का या तो पूरा ही ब्रेन हमारा इफेक्ट होगा, ये पूरा ब्रेन हमारा अफेक्टेड होगा, तब तो जो सीजर होता है पूरा ब्रेन इफेक्टेड होगा वो होगा जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड मतलब पूरे ब्रेन के अफेक्ट होने की वजह से होता है। अब क्या है, ऐसा हो सकता है किसी किसी केसेस में कि क्या है, ब्रेन का आधा हेमिस्फीयर ही इन्वॉल्व है, या ब्रेन का आधा पार्ट ही इन्वॉल्व है, या कोई स्पेसिफिक एरिया है जो ब्रेन का, बहुत सारे एरियाज है ना हमारे ब्रेन में, बहुत सारे लोब्स हैं हमारे ब्रेन में, तो कोई अगर स्पेसिफिक एरिया या फिर से हमारे ब्रेन का आधा पार्ट ही अफेक्टेड है तो उसको हमने बोला पार्शियल। क्या बोलेंगे हम उसको, पार्शियल, और या फिर बोलते हैं फोकल। पूरे ब्रेन में है तो जनरलाइज्ड, और आधे में है या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट अफेक्टेड है तो उसको हमने बोला पार्शियल या फिर फोकल। तो मोस्टली जो प्रेजेंट होता है 70% केसेस में वो पार्शियल और फोकल सीजर्स ही होते हैं, और 30% केसेस में देखा जाता है जनरलाइज्ड सीजर्स। अब एक चीज होती है ऑरा, ऑरा करके एक वर्ड होता है। ऑरा का मतलब क्या होता है, जब किसी पेशेंट को सीजर्स आने वाले होते हैं ना तो एक सेंसेशन होना, मतलब एक प्रायर वो फीलिंग होती है कि अब सीजर आएंगे। अब ऑरा में आ क्या सकता है, एबनॉर्मल बिहेवियर, अजीब हरकतें करने लगेगा पेशेंट, मतलब या तो रोने लगेगा या हंसने लगेगा या एबनॉर्मल मूवमेंट्स करेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑरा। अब क्या है कि पार्शियल और फोकल सीजर्स जो होते हैं उसके अंदर ऑरा प्रेजेंट होता है, और जनरलाइज्ड में क्या है, ऑरा एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑरा एब्सेंट होता है जनरलाइज्ड में, पार्शियल में ऑरा प्रेजेंट होता है। ऑरा में और भी जैसे आ सकता है ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशंस होते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इससे रिलेटेड होता है, हमारे स्मेल से रिलेटेड होता है, तो अजीब अजीब स्मेल आएगी उसको, है ना, या फिर रोएगा, चिल्लाना या हंसना या अजीब सा बिहेवियर करना। और ये जो होता है और ये बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो अगर किसी को आएगा भी तो हम एकदम से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि अब इसको सीजर आने वाला है। क्यों, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ पीरियड है तो मिस हो जाता है ये ऑरा। पर ये ऑरा प्रेजेंट होता है जब हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, तो अगर पार्शियल या फोकल सीजर हुआ है तो वो मोस्टली बताएगा कि उसको ऐसी एक अजीब सेंसेशन या फीलिंग आई थी। अब क्या बात है, बात ये है कि इन दोनों के भी टाइप्स हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो पार्शियल फोकल में होते हैं मोस्टली दो टाइप होते हैं। पार्शियल फोकल के दो टाइप हैं, एक है सिंपल पार्शियल और एक है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या क्या हैं। अब इसमें है बहुत सारे, एक होता है एब्सेंट सीजर, एक होता है टॉनिक क्लॉनिक, एक होता है एटॉनिक सीजर, एक होता है मायोक्लॉनिक सीजर, एक है फेब्राइल सीजर और एक होता है नियोनेटल सीजर। नियोनेटल सीजर मतलब कि जो नियोनेट्स में आता है। तो हम एक एक करके इन सब क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सीजर्स में क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, और उसके बाद जो ड्रग्स की कैटेगरीज हैं एंटी कन्वल्सेंट्स की उनको एक एक करके पढ़ेंगे। उनको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब मैं ये बताऊंगी तो इनके साथ इनकी ड्रग ऑफ चॉइस बताती चलूंगी, ठीक है।
तो ये टाइप्स के बारे में हो गया। पार्शियल फोकल होता है मतलब आधा ब्रेन अफेक्टेड है 70% केसेस में। जनरलाइज्ड मतलब होल ब्रेन अफेक्टेड, होल ब्रेन इज अफेक्टेड। तो जनरलाइज्ड। पार्शियल मतलब पार्शियल या हाफ ब्रेन अफेक्ट होगा। इसके दो टाइप है, सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल। और जनरलाइज में बहुत सारे सीजर्स आते हैं जैसे कि एब्सेंट सीजर, एटोनिक सीजर, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, मायोक्लॉनिक, फेब्राइल एंड हमारा नियोनेटल सीजर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स से। पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल से। तो सिंपल पार्शियल क्या होता है वो देखते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फोकल और पार्शियल से। पहला मैंने बताया क्या होता है, सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर है मतलब कि इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं होता है, पर इसमें क्या है कि बहुत माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं। और वो माइल्ड सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सीजर्स में क्या होता है, मोटर और सेंसरी सिम्टम्स आते हैं। तो एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट्स होंगे और एबनॉर्मल सेंसरी परसेप्शन हो जाएगा। कितना, पर माइल्ड माइल्ड सिम्टम होगा, माइल्ड मूवमेंट, माइल्ड मोटर मूवमेंट्स और माइल्ड सेंसरी परसेप्शन एबनॉर्मल। इसमें पेशेंट रिपोर्ट करता है क्या, ऑरा, ऑरा जो मैंने बताया आपको। और इसमें क्या है, इसमें एक मेन बात यह है कि कॉन्शियसनेस को इफेक्ट नहीं करता है। अगर पूछा जाए कि आपको टाइप्स दिए जाए और पूछा जाए कि कौन से सीजर ऐसा होता है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रहती है, किसमें, हमारी सिंपल पार्शियल सीजर्स में क्या होता है, हमारी ये इंटैक्ट रहती है कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है इसमें, माइल्ड सिम्टम आते हैं, माइल्ड मोटर एंड सेंसरी सिम्टम्स। मतलब इतना घबराने वाला सीजन नहीं है। पेशेंट मे रिपोर्ट एन ऑरा, मे और मे नॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या मेन बात बोली मैंने, क्या है कि क्या इंटैक्ट रहता है, कॉन्शियसनेस। हमारे कॉन्शियसनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस रिमेन कॉन्टैक्ट इंटैक्ट, रिमेन इंटैक्ट। ये बात हो गई सिंपल की। अब नेक्स्ट मैंने बोला फोकल पार्शियल सीजर का नेक्स्ट होता है, एक सिंपल होता है। क्यों सिंपल बोला, क्योंकि इसमें माइल्ड से सिम्टम्स आ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कॉन्शियसनेस भी हमारी इंटैक्ट ही है। अब आता है कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्शियसनेस इंटैक्ट नहीं रहती है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। और इसका मेन जो है, एक ये बात याद रखनी है, जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स हैं वो हमारे कौन से लोब को इफेक्ट करते हैं, कौन से रीजन को, हमारे टेम्पोरल रीजन को इफेक्ट करता है। कौन सा सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर टेम्पोरल रीजन को अफेक्ट करता है। तो अब टेम्पोरल लोब के जो भी फंक्शंस होंगे वो ऑल्टर होंगे क्योंकि टेम्पोरल रीजन को ही अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को। तो जैसे कि क्या क्या हो सकता है इसमें, मेमोरी, मेमोरी का लॉस हो सकता है, कॉन्शियसनेस का लॉस होगा और जो मोटर एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और या फिर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी क्योंकि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है इसमें, बट फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्शियसनेस तो होगा बट इट विल बी फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए होता है अनकॉन्शियस पेशेंट। तो क्या है, मेनली इट हैपेंस मेनली इन टेम्पोरल रीजन। टेम्पोरल में मतलब ये बहुत सारी चीजें है ना, हेलुसिनेशन भी हो सकता है इसमें पेशेंट को, ऑडिटरी, क्योंकि ये ऑडिटरी में भी हेल्प करता है हमारा टेम्पोरल रीजन, ठीक है। तो क्या है, ऑल्टर्ड लेवल किसका होता है, ऑल्टर्ड बिहेवियर, ऑल्टर्ड बिहेवियर होगा, ऑल्टर्ड मोटर एक्टिविटी होगी, ठीक है, कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड होगा। तो ये सब होता है इसके अंदर, ठीक है। और क्या मैंने बोला होता है इसके अंदर, पेशेंट क्या, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ
कॉन्शियसनेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात हो गई हमारे पहले पार्ट की, जो कि था फोकल पार्शियल सीजर। 70% केसेस में यही प्रेजेंट होता है। इसके दो टाइप्स है, सिंपल पार्शियल जिसमें माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं, और होता है कॉन्शियसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेशेंट कॉन्शियस रहता है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या होता है, टेम्पोरल रीजन में होता है, बिहेवियर ऑल्टर होगा, मोटर एक्टिविटीज ऑल्टर हो जाएंगी, कॉन्शियसनेस ऑल्टर होगा, क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। पहला पार्ट हमारा खत्म। अब जो दूसरा पार्ट होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आते हैं, जनरलाइज्ड सीजर, मतलब कि हमारा पूरा ब्रेन ही अफेक्ट हो चुका है। 30% केसेस में ये देखा जाता है। अब इसके टाइप से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं एटॉनिक सीजर क्या होता है। तो बात करेंगे जनरलाइज्ड सीजर्स की। जनरलाइज्ड में सबसे पहला पढ़ेंगे हम एटॉनिक सीजर्स के बारे में। एटॉनिक को ही हम बोलते हैं एकाइनेटिक, और इसी का दूसरा नाम होता है ड्रॉप अटैक्स। ये नाम याद रखने हैं कि ऑल्सो नोन एज करके क्वेश्चन आ जाता है। तो एटॉनिक सीजर, या फिर उसको ही हम बोलेंगे एकाइनेटिक, और है ड्रॉप अटैक्स। इसमें होता क्या है कि जो मसल टोन है ना, वो कम हो जाती है, और एकदम जैसे मैं खड़ी हूँ ना अभी, तो मेरी मसल टोन एकदम लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मैं एकदम नीचे जमीन पे गिर जाऊंगी, पेशेंट में फॉल टू ग्राउंड एकदम से, ठीक है। तो इसमें मेन इतना ही है कि सडन लॉस ऑफ मसल टोन एंड पर्सन में फॉल टू ग्राउंड। एटॉनिक से समझना चाहिए कि टॉनिक मतलब टोनिसिटी जो है हमारे मसल्स की, टोन जो है वो एब्सेंट है। ए मतलब एब्सेंट हो गया ना, तो सडनली खड़े खड़े ही एक पेशेंट खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, सडनली एकदम मसल टोन उसकी बिल्कुल लूज एकदम खत्म हो जाएगी। ऐसे मान लो ये हो गया ना, ये देखो अभी तो मसल टोन है मेरे हाथ में, पर जब मसल टोन नहीं रहेगी तो ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। मेरे पैरों की भी मसल टोन नहीं रहेगी तो वो भी खड़े थोड़ी रह पाएंगे, तो पेशेंट एकदम से नीचे गिर जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, इंजरी के। तो क्या बोला मैंने, सडन है ये बिल्कुल, सडन लॉस ऑफ मसल टोन, पेशेंट में फॉल टू ग्राउंड। और क्या है, पेशेंट में फॉल टू ग्राउंड, मोर रिस्क ऑफ इंजरी होती है इसमें। और अनकॉन्शियसनेस होता है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, अनकॉन्शियस ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया एटॉनिक, एकाइनेटिक, या फिर बोल लो ड्रॉप अटैक्स। मसल टोन कम होती है, पेशेंट नीचे गिर जाता है, थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, रिस्क ऑफ इंजरी इसमें सबसे ज्यादा होती है। अब दूसरा टाइप है एब्सेंट सीजर। ये जो एब्सेंट सीजर है इसी को हम बोलते हैं पेटिट माल सीजर्स। सबसे ज्यादा कॉमन है ये बच्चों में, चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा देखा जाता है ये एब्सेंट सीजर्स। अब इसमें होता क्या है कि सडनली पेशेंट ना बस थोड़ी देर के लिए ऐसे होगा, अनकॉन्शियस हुआ, कॉन्शियस हो गया, रिगेन हो गया एकदम से। तो इसको डे ड्रीमिंग टाइप भी होता है ये, तो इसको डे ड्रीमिंग ही बोलते हैं हम। पेशेंट बैठे बैठा या खड़ा खड़ा, मान लो बस थोड़ी देर के लिए, मान लो पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ लिख रहा था और लिखते लिखते ऐसे हो गया बस, और लेकिन एकदम से रिगेन हो गई उसकी कॉन्शियसनेस। तो इसको हमने क्या बोला, एब्सेंट सीजर्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं पैटेट माल सीजर। अनकॉन्शियसनेस भी नहीं बोलेंगे, मतलब अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस हुआ बट फॉर वेरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे होता नहीं, हम सपने देख रहे हैं, मानो पढ़ते पढ़ते हम सपने देख रहे होते हैं ना क्लास में, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कुछ सोच रहे होते हैं, फिर जब मैम एकदम से चिल्लाती है कि क्या कर रहे हो, तो हम ऐसे हो जाते हैं। तो इट्स लाइक दैट ओनली, वैसा ही होता है। तो बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए होता है कि आप ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, हम कुछ कर रहे थे और ऐसे हुआ, ऐसे रिगेन हो गया बस। तो इसी को हमने डे ड्रीमिंग भी बोला, बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम एब्सेंट सीजर। और है कि जैसे इसमें मैंने बोला ये टॉनिक में मसल टोन चेंज होती है, इसमें मसल टोन कुछ चेंज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट खड़ा है और गिर जाएगा, गिरेगा नहीं, वो गिरेगा गिरेगा कुछ नहीं, बैठा होगा बैठा ही रहेगा, खड़ा है तो खड़े होके ही ऐसे करेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे गिर के ऐसे हो रहा है, नहीं, खड़ा खड़ा ही बस ऐसे थोड़ी देर के लिए बस। तो मसल टोन सेम रहती है इसमें। तो सेकंड टाइप है हमारा एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर को ही हमने बोला पेटेट माल। ये क्वेश्चन आता है कि पेटेट माल सीजर कौन से सीजर को बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज। तो ये याद रखना है, एब्सेंट सीजर को ही पेटेट माल सीजर बोलते हैं, या फिर चाइल्डहुड सीजर बोल सकते हो, क्योंकि बच्चों में ही होता है बस ये चाइल्डहुड सीजर। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसमें होता क्या है। इट लुक लाइक डे ड्रीमिंग, sudden loss of consciousness, very brief period of time, for very brief period of time, और फिर रिगेन हो जाती है। क्या है इसके बाद दोबारा रिगेन हो जाती है कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसलिए हम इसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। मसल टोन इसमें सेम रहती है, नो चेंज इन मसल टोन। और क्या बात है, एक बात है कि दिन में कितनी भी बार आ सकता है, कैन आकर सेवरल टाइम्स अ डे, सेवरल टाइम्स अ डे, दिन में काफी बार भी आ सकता है। इट कैन अकर सेवरल टाइम्स अ डे। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें, अगर बच्चों में हो रहा है ड्रग ऑफ चॉइस, एडल्ट में तो ड्रग ऑफ चॉइस रहती है सोडियम वाल्पोरेट, ठीक है। और अगर बच्चों में बात करें, चिल्ड्रन में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एथ्यूसक्सिनामाइड। चाइल्ड में क्या रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस, एथ्यू, ये क्वेश्चन आता है सक्सिनामाइड, कि बच्चों में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एब्सेंट सीजर्स की। तो बच्चों में ड्रग ऑफ चॉइस है एथ्यूसक्सिनामाइड। और अगर बड़ों में एब्सेंट सीजर्स हो रहे हैं, जो कि बहुत रेयर है, पर अगर होता है तो हम देते हैं सोडियम वाल्पोरेट। अब एक आता है हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। इसमें क्या है, बहुत सारी 3 स्टेजेस होती हैं इसमें। किसकी, सीजर्स की स्टेजेस में सीजर्स होता है, जैसे नाम भी बता रहा है, टॉनिक फेज होगा, एक क्लॉनिक फेज होगा। टॉनिक मतलब टोन से रिलेटेड, क्लॉनिक मतलब जर्किंग मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, एक एक करके बात करेंगे हम। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, इसमें होती है प्री इक्टल स्टेज और इक्टल स्टेज और पोस्ट इक्टल स्टेज। इक्टल मतलब सीजर, सीजर से पहले वाली स्टेज, सीजर हो रहा है उस टाइम वाली स्टेज, और सीजर के बाद वाली स्टेज। तो देखते हैं इसमें क्या क्या और चीजें होती हैं। तो बात करेंगे तीसरे टाइप की, जिसको हमने बोला कौन सा सीजर होता है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर। टॉनिक क्लॉनिक को ही बोलते हैं हम ग्रैंड माल सीजर, और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर सेकेंडरी इसलिए बोला क्योंकि जो पार्शियल सीजर्स होते हैं उसमें ऑरा प्रेजेंट होता है, जनरलाइज्ड वालों में ऑरा प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक ये ऐसा टाइप है जिसके अंदर ऑरा प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी पार्शियल। सेकेंडरी पार्शियल सीजर्स। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टेजेस होती हैं सीजर्स की। कौन कौन सी स्टेज बताई मैंने, एक बताई प्री इक्टल स्टेज, इक्टल स्टेज, और रहा पोस्ट इक्टल। प्री इक्टल में क्या है, 2 चीज होती हैं, एक होता है प्रोडर्मल फेज और एक होता है ऑरा। और जो इक्टल में होती है टॉनिक और क्लॉनिक, जब मतलब सीजर आ रहा है, टॉनिक और क्लॉनिक।
अब इसमें बात करेंगे पोस्ट इक्टल कि मतलब सीजर आने के बाद, टॉनिक क्लॉनिक सीजर आने के बाद क्या हुआ। अब प्रोडर्मल का मतलब क्या है? प्रोडर्मल का मतलब क्या है कि जैसे मुझे कल सुबह सीजर आने होंगे ना, तो रात को न्यूरॉन्स खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। न्यूरॉन्स क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर ही इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा है, और न्यूरॉन्स के सिनेप्टिकल वेसिकल्स जो होते हैं उसी में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई एबनॉर्मैलिटी हुई या फिर कोई हाइपर एक्टिविटी हुई ब्रेन में, तो न्यूरॉन्स खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं सीजर्स लाने के लिए। तो प्रोडर्म वो होती है प्रोडर्मल फेज, न्यूरॉन्स की प्रिपरेटरी फेज। और मैंने बता ही दिया है कि एबनॉर्मल सेंसरी परसेप्शंस या हेलुसिनेशंस होते हैं पेशेंट को। कौन से हेलुसिनेशंस? सेंसरी वाले हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होते हैं। सीजर्स में कौन सा टाइप होता है हेलुसिनेशंस का पूछा जाए तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस होते हैं सीजर में। अब बात करेंगे हम मेनली टॉनिक और क्लॉनिक फेज में क्या होता है। मेन तो हमें यही जानना है कि इक्टल फेज में क्या हो रहा है, टॉनिक फेज और क्लॉनिक फेज में क्या हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे कि पोस्ट इक्टल फेज में कैसे रिकवर करता है पेशेंट। तो देखते हैं टॉनिक फेज में क्या होता है। टॉनिक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्लॉनिक, फिर पढ़ेंगे कि कैसे बाद में क्या होता है। तो टॉनिक फेज पहले देखते हैं। टॉनिक फेज, टॉनिक फेज में क्या हुआ? जैसे कि मैंने बताया, टॉनिक नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ टोन से हुआ होगा। इसमें होता क्या है, मसल टोन जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगी। क्योंकि मसल टोन बढ़ेगी तो मसल्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगी। पेशेंट तो अनकॉन्शियस होना ही है, पर पहले क्या होगा, पहले तो मसल्स बहुत रिजिड हो जाएंगी। क्योंकि क्या हो रहा है, मसल टोन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब एक इसमें आई बॉल जो होती है हमारी ऐसे ऊपर की साइड हो जाती है, बिल्कुल ऊपर की साइड फिक्स ऐसे हो जाएंगी ऊपर को। और क्या होता है इसमें, हमारी जो ये नेक है वो क्या है, पीछे की तरफ फॉल करेगी ऐसे। ये हेड और नेक जो है पीछे की तरफ गिर जाएगा ऐसे हमारा, ठीक है। जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा उससे पहले पहले ये सब होगा टॉनिक वाले फेज में, ठीक है। आई बॉल अपवर्ड हो जाएगी, नेक पीछे की तरफ गिर जाएगा, मसल टोन इंक्रीज हो गई, तो बॉडी एकदम स्टिफ हो गई, रिजिड हो गई। तो ये हमारी जो, ये मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे भी होता है, लॉन्ग फिस्ट बोलते हैं इसको, क्लोज्ड फिस्ट एकदम क्लोज्ड। और ये जो जॉ है एकदम ऐसे लॉन्ग्ड हो जाएगा, लॉन्ग्ड एकदम रिजिड हो गया ना, तो इसको क्या बोला, क्लोज फिस्ट, लॉन्ग्ड जॉ। और जो हमारा हेड है और आई बॉल ऊपर, और हेड विल फॉल, नेक विल फॉल बैकवर्ड। ये जो नेक पीछे हो रही है ना ऐसे, ये जो पोजीशन हुई, इसको हम बोलते हैं ऑपिस्थेटोनस पोजीशन। ऑपिस्थेटोनस पोजीशन किस में होती है, टॉनिक वाले फेज में होती है। अब इन सिम्टम्स के बाद इट विल बी फॉलोड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये स्टेज होती कितनी देर के लिए, 10 to 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, इंक्रीज मसल टोन होती है, जिसकी वजह से रिजिडिटी हो जाती है, बॉडी रिजिड हो जाती है, रिजिडिटी होगी। आई बॉल क्या होगी, अपवर्ड, नेक फॉल बैकवर्ड। क्या बोला इसको हमने, ऑपिस्थेटोनस पोजीशन। और क्या होता है इसमें, मैंने बोला लॉक्ड जॉ, क्लोज्ड फिस्ट, फॉलोड बाय, इन सब के बाद क्या होगा, फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस, फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस। ये होता टॉनिक फेज कितनी देर के लिए है, लास्ट फॉर 10 to 20 सेकेंड्स। ये हो गया टॉनिक फेज। अब इसके बाद बात आती है हमारी क्लॉनिक फेज की। तो जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, क्लॉनिक का मतलब क्या होता है, क्लॉनिक मतलब क्या है, जर्की मूवमेंट्स होंगे बॉडी में, बॉडी ऐसे ऐसे हिलेगी, ठीक है। तो वो जो जर्की मूवमेंट्स होंगे उसको हमने बोला क्लॉनिक फेज।
अभी क्लॉनिक फेज में क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसका, मसल्स का। ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ मसल्स, जर्की मूवमेंट्स होंगे। एंड इसमें क्या रिस्क रहता है, अब पूछा जाए कि टंग बाइट का रिस्क कौन से फेज में होता है, तो क्लॉनिक फेज जो होता है हमेशा उसमें टंग बाइट का रिस्क रहता है। और ये जो स्टेज होती है वो कितनी देर के लिए होती है, दिस स्टेज विल लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स। तो क्लॉनिक फेज में इतना ही, जर्की मूवमेंट्स होंगे, ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इंजरी किसकी, टंग बाइट की इंजरी का इसमें रिस्क होता है। और लास्ट करती है ये स्टेज 30 सेकेंड्स के लिए। तो लिखते हैं इसके बारे में देना। तो क्लॉनिक फेज में क्या क्या देखा हमने, क्लॉनिक फेज में, क्लॉनिक फेज में होते हैं जर्की मूवमेंट्स, ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ टंग बाइट, और ये स्टेज लास्ट कितनी देर के लिए करती है, लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स। तो टॉनिक क्लॉनिक फेज हो गया। लास्ट मैंने क्या बोला, लास्ट होती है पोस्ट इक्टल स्टेज। पोस्ट इक्टल मतलब कि जब ये हो गया, सीजर आया, उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट में होता है हाइपर वेंटिलेट हो जाता है पेशेंट, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है पेशेंट के अंदर। रेट्रोग्रेड एमनेशिया हो जाता है। रेट्रोग्रेड मतलब जो इवेंट से पहले जो भी बातें हुई वो सब भूल जाएगा कि क्या हुआ था। तो रेट्रोग्रेड एमनेशिया होगा, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है इसके अंदर, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें हो सकती है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, डिसओरिएंटेड होगा प्लेस, पर्सन और टाइम से। तो पोस्ट इक्टल स्टेट में क्या होता है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन, ड्रूलिंग हो सकती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। और क्या बोला मैंने, पेशेंट के अंदर क्या होगा, ड्रूलिंग होगी, हाइपर वेंटिलेशन होगा पेशेंट के अंदर, रेट्रोग्रेड एमनेशिया होगा, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और डिसओरिएंटेड प्लेस, पर्सन एंड टाइम, प्लेस, पर्सन एंड टाइम। तो ये बात हो गई हमारे थर्ड टाइप की, टॉनिक क्लॉनिक, जिसको हमने ग्रैंड मैल सीजर्स भी बोला और सेकेंडरी पार्शियल सीजर्स भी बोला। इसके अंदर 3 फेज होते हैं। प्री इक्टल फेज में आता है प्रोडर्मल फेज, जहाँ पे न्यूरॉन्स खुद को प्रिपेयर करते हैं सीजर्स के लिए, और आता है ऑरा। और इक्टल फेज में आता है हमारा टॉनिक फेज। टॉनिक मतलब कि मसल टोन एकदम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है। लास्ट करता है 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। क्लॉनिक फेज 30 सेकेंड्स के लिए होता है, इसमें जर्की मूवमेंट्स होते हैं। और लास्ट हमारे इक्टल फेज में हाइपरवेंटिलेशन, ड्रूलिंग, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और पर्सन डिसओरिएंटेड होगा प्लेस, पर्सन और टाइम से। तो अब हम बात करेंगे चौथे टाइप की, जो कि है मायोक्लॉनिक सीजर्स। इसमें क्या होता है, मायो वर्ड रिलेट करता है मसल्स को। तो इसमें क्या है, एक जनरलाइज्ड स्टिफनेस होगी किसकी, मसल्स की। तो ये जो जनरलाइज स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स एकदम स्टिफ हो जाती हैं, इस टाइप के सीजर्स को हम बोलते हैं मायोक्लॉनिक सीजर्स। तो देखते हैं क्या बोला मैंने, फिफ्थ टाइप है हमारा मायोक्लॉनिक सीजर्स। मायोक्लॉनिक मतलब कि रिलेटेड टू मसल्स। तो मसल्स में क्या हो रहा है, इट अकर इन ग्रुप ऑफ मसल्स, अकर इन ग्रुप ऑफ मसल्स। क्या होता है इसमें, जर्किंग एंड स्टिफनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, स्टिफनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। बात जानने की ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मसल टोन एबनॉर्मल है, मसल टोन विल बी नॉर्मल। तो कोई पूछे कि मसल टोन इफेक्ट होती है या नहीं हमारे मायोक्लोनिक में, तो मसल टोन इफेक्ट नहीं होती है, मसल टोन हमारी जो है नॉर्मल रहती है।
और बात याद रखनी है इसमें ये विक्टिम में और पेशेंट में फॉल टू ग्राउंड वो मसल टोन की वजह से नहीं गिरेगा। अब मान लो ये कह रहे, इसका मतलब क्या है, स्टिफनिंग और जर्किंग हो रही है। जर्किंग मतलब हिले जा रही है ऐसे ऐसे बॉडी। तो जब तुम्हारे हाथ हाथ हिल रहे हैं तो चलो कोई नहीं, खड़े खड़े हैं तो हाथ हिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे पैर भी ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे तो तुम खड़े कैसे रहोगे ना। तो उस पेशेंट को जिसको मायोक्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं उसकी एक्सट्रीमिटीज की मसल्स में स्टिफनिंग और जर्किंग हो रही है। स्टिफ मतलब बिल्कुल टाइट हो रहे हैं और ऐसे टाइट हिल रहे हैं, है ना। तो ऐसे उसके पैर भी हिल रहे हैं, हाथ भी हिल रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज हिल रही है सारी। तो पैर ऐसे से हिलेंगे तो खड़े थोड़ी रह पाएगा इंसान, गिर जाएगा। तो टोन से कोई मतलब नहीं है इसमें। टोन हमारी जो है मसल टोन वो नॉर्मल रहती है। तो ये हो गया हमारा मायोक्लोनिक सीजर्स। अब एक हमने बोला क्या होता है, नियोनेटल सीजर। एक टाइप हमने बोला, एक टाइप होता है नियोनेटल सीजर्स। बड़ी सीधी सी ही बात है। नियोनेट्स में जो होता है वो होता है नियोनेटल सीजर्स। नियोनेट्स मतलब 0 to 28 डेज के जो बच्चे होते हैं उनमें जो सीजर्स होता है, नियोनेट में होता है ये। 0 to 28 डेज के अंदर जो बच्चे आते हैं उनके अंदर सीजर्स होता है। मेनली कारण क्या है इसका, मेन कारण इसका है कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है जिन बच्चों में आफ्टर बर्थ, उनको चांसेस रहते हैं नियोनेटल सीजर्स आने के। हाइपोग्लाइसीमिया होता है मतलब शुगर विल बी लेस देन 40 mg पर DL। तो नियोनेट्स में होता है तो इसलिए इसका नाम दे दिया हमने नियोनेटल सीजर्स। होता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से और ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिनोबार्बिटोल। पूछे नियोनेट सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो होती है फिनोबार्बिटोल। अब एक लास्ट हमारा बचता है क्या, फेब्राइल सीजर्स। जनरलाइज्ड सीजर्स में लास्ट हमारा बचता है फेब्राइल सीजर्स। तो लास्ट टाइप क्या है हमारा, सेवन टाइप। सेवन टाइप के हमने जनरलाइज्ड सीजर्स में पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने, हमारा लास्ट टाइप जो है वो है फेब्राइल सीजर्स। फेब्राइल इंडिकेट करता है क्या, जब सीजर्स आए किसकी वजह से, ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर। सीजर्स हाई ग्रेड फीवर की वजह से है। हाई ग्रेड ऐसा नहीं 101 102 नहीं, हाइपर पायरेक्सिया जब हो जाए। हाइपर पायरेक्सिया क्या कब होता है, जब टेम्परेचर होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर की वजह से बोल सकते हैं, हाइपर पायरेक्सिया की वजह से। हाइपर पायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब ऐसा हो जाए तो हमारी ब्रेन को अफेक्ट करने लग जाता है, ठीक है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो इसमें आते हैं फेब्राइल सीजर। मोस्ट कॉमन है ये, चाइल्डहुड में कॉमन है, कॉमन है चाइल्डहुड में। इसका ट्रीटमेंट याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि फेब्राइल सीजर्स में ट्रीटमेंट क्या देते हैं। तो ट्रीटमेंट है इसका डाइजेपाम देंगे प्लस PCM देंगे बाय रेक्टल रूट। ये बहुत याद रखने वाली चीज है कि फेब्राइल सीजर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो डाइजेपाम और PCM को हम देते हैं रेक्टल रूट से। फेब्राइल सीजर हाइपरपायरेक्सिया की वजह से हुआ, चाइल्डहुड में कॉमन है। डाइजेपाम और PCM को दोनों को देंगे हम रेक्टल रूट से इसके ट्रीटमेंट के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हो। तो जनरलाइज सीजर हमने पढ़ लिया, पूरे सारे टाइप हम पढ़ चुके हैं। दो टाइप मैंने बताया होते हैं, फोकल पार्शियल और जनरलाइज। फोकल पार्शियल में हमने पढ़ा सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और जनरलाइज में हमने पढ़ा एटोनिक, एब्सेंट, टॉनिक क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, फेब्राइल और नियोनेटल सीजर्स के बारे में। ये बात हो गई टाइप्स की। अब हम देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस हमारा मेन यही है कि एक तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन मेन रहता है इसमें, और हम कर सकते हैं EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं लोकेशन जानने के लिए सीजर्स की लोकेशन कौन से जगह पर हुआ है। तो डायग्नोसिस में मेन लिख सकते हो आप। मेन है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करेंगे और MRI एंड CT स्कैन। यही तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी MRI करते हैं लोकेशन जानने के लिए, और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी चेक करते हैं कितना इफेक्ट हुआ है।
ये सारी बातें होने के बाद जब हमें पता भी चल गया है कि अब सीजर्स हो रहे हैं, किस टाइप का हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है, तो अब हम करेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। मोस्टली एंटी कन्वल्सेंट ही है, पर एंटी कन्वल्सेंट के क्या है, टाइप्स हैं ड्रग्स के, तो उसको एक एक करके देखते हैं। तो बात करेंगे मैनेजमेंट की, पर मैनेजमेंट से पहले एक बात बताना चाहूंगी मैं। एक चीज होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस वर्ड होता है, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभार। स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को ना कंटिन्यूस सीजर आता है। कब तक? 30 मिनट्स तक कंटिन्यूस सीजर आता है विदाउट गेनिंग एनी कॉन्शियसनेस। मतलब 30 मिनट तक उसको सीजर भी आ रहे हैं और उसको कॉन्शियसनेस भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूस 30 मिनट तक आता है और विदाउट कॉन्शियसनेस, इसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये सबसे डेंजरस फॉर्म है सीजर की। इससे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी भी हो जाती है। तो सबसे इमरजेंसी जिसको बोलते हैं हम सीजर्स में इमरजेंसी, वो ये है स्टेटस एपिलेप्टिकस। क्या होता है? कब तक सीजर आते हैं? सीजर अप टू 30 मिनट्स विदाउट गेनिंग कॉन्शियसनेस। विदाउट गेनिंग कॉन्शियसनेस। और क्या हो सकता है इससे? हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। एक बात और है कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है डायजेपम या लोराज़ेपम। तो इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या होता है और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। तो जब सीजर 30 मिनट तक रहे और बिना कॉन्शियसनेस के रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ड्रग ऑफ चॉइस में देते हैं हम लोराज़ेपम या फिर डायजेपम। तो मैनेजमेंट में जब भी बात आती है, पहले पहले बात करेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट की। तो फार्माकोलॉजिकली हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को? सबसे पहली चीज है कि सीजर्स आ रहे हैं तो सीजर्स को रोकना है, तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स ही हम यूज करेंगे। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स तो हम यूज करेंगे, पर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स में भी क्या होता है कि काफी सारी कैटेगरीज हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। कंट्रोल करने के लिए सीजर्स को देंगे तो सबसे पहली कैटेगरी होती है हाइडेंटॉइन ड्रग। जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं सीजर्स में। तो मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे पहले। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देंगे? हम देते हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। एंटी कन्वल्सेंट्स देते हैं। एंटी कन्वल्सेंट्स की कैटेगरीज पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो मैं बताऊंगी वो है हाइडेंटॉइन ड्रग, और सबसे कॉमनली यूज्ड यही होता है, हाइडेंटॉइन ड्रग्स। हाइडेंटॉइन में क्या आता है? एग्जाम्पल क्या है इसका? फेनिटॉइन। तो फेनिटॉइन इज मोस्ट कॉमनली ड्रग है जो कि यूज होता है टू ट्रीट सीजर्स। क्या है इसका एग्जाम्पल? फेनिटॉइन। इसका थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है? कभी कभार पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए, 10 to 20 mg/day। ठीक है, पर जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, ये जो फेनिटॉइन ड्रग है, ये ड्रग ऑफ चॉइस वैसे तो सीजर्स में मोस्ट कॉमनली यूज होता है, पर जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स की अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो वो होगी फेनिटॉइन। मोस्ट कॉमनली यूज इन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। अब फेनिटॉइन में ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इसके साइड इफेक्ट्स पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? फेनिटॉइन के साइड इफेक्ट्स पे ज्यादातर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फेनिटॉइन के साइड इफेक्ट देखो पहले। साइड इफेक्ट इसको याद कैसे रखना है? एक मिनोमिक से हॉट, मलिका, साब।
हॉट मलिका साहब, ये याद करने का तरीका है इसके साइड इफेक्ट्स, क्योंकि काफी बार इसके साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आता है। एच फॉर क्या है? हिरुसिटिज्म। हिरुसिटिज्म क्या होता है? जो हमारे ये अनवांटेड एक्सेसिव हेयर्स होते हैं ना, ये बाल, मुंह पर बाल होना, बहुत ज्यादा हेयर होना, इसको बोलते हैं हम हिरुसिटिज्म। और एक चीज होती है हाइपरप्लेजिया ऑफ गम, हो सकता है इसकी वजह से, गम हाइपरप्लेजिया। ओ से क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है इसकी वजह से। टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिक ड्रग है ये। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इसकी वजह से। क्यों होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया? क्योंकि जो विटामिन B9 है उसके एब्जॉर्प्शन में फेनिटोइन क्या है? इंटरफेयर करता है। तो विटामिन 9 की डेफिशिएंसी की वजह से ही क्या होता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? एरिथमिया हो सकता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, ये हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है बॉडी में, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है। और के से क्या है? विटामिन की डेफिशिएंसी कर देता है, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसकी डेफिशिएंसी कर देता है। ए से क्या है? एटेक्सिया हो सकता है इसमें। ठीक है, ए से एटेक्सिया हो सकता है इसके अंदर, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है इसके अंदर। एस से क्या है? स्लर्ड स्पीच हो सकती है, स्लर्ड स्पीच। एनोरेक्सिया होगा, और ब्लड डिस्कैरियासिस। डिक्रीज WBC एंड प्लेटलेट, मतलब इसका ये होता है। ठीक है, तो ये फेनिटोइन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। हॉट मलिका साब, हिरोसिटिज्म, हाइपरप्लेशिया, ऑस्टोमलेशिया, टेराटोजेनिसिटी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अरिथमिया, लिम्फेडिनोपैथी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, विटामिन के की डेफिशिएंसी, एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच, एनोरेक्सिया एंड ब्लड डिस्कैरियासिस, मतलब WBC प्लेटलेट सब का लेवल क्या है? कम हो जाएगा। तो ये तो पहली कैटेगरी थी जो एंटी कन्वल्सेंट्स की हमने पढ़ी, कौन सी? हाइडेंटोइन ड्रग, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है फेनिटोइन। फेनिटोइन का थेराप्यूटिक लेवल क्या होता है? 10 to 20 mg/dl। मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये टॉनिक टाइप के जो सीजर्स होते हैं उनके अंदर। इसके साइड इफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो साइड इफेक्ट्स मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है सक्सिनामाइड्स की। तो जो सक्सिनामाइड्स ड्रग होते हैं, जैसे उसका एग्जाम्पल है एथ्यूसक्सिनामाइड। तो ये एथ्यूसक्सिनामाइड मोस्ट कॉमनली मैंने बताया कि इसमें यूज होता है एब्सेंट सीजर में। ठीक है, एब्सेंट सीजर क्या है? पेटिट माल सीजर, जो कि मोस्ट कॉमनली किस में होता है? चाइल्डहुड में। तो सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है सक्सिनामाइड। अब बिल्कुल मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये सब ड्रग्स जो है वो ये फार्मा का काम है, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे अब तो इसमें। लेकिन हमें ड्रग कैटेगरी के नाम तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। तो दूसरी कैटेगरी क्या होती है? सक्सिनामाइड्स। सक्सिनामाइड का क्या मैंने एग्जाम्पल बताया? एथ्यू सक्सिनामाइड और मेथिसक्सिनामाइड। लास्ट में जो सक्सिनामाइड लगे तो मतलब ये भी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में ही आता है। ठीक है, ये था सेकंड कैटेगरी हो गई हमारी। थर्ड कैटेगरी जो हम यूज करते हैं, जो सिडेटिव ड्रग्स होते हैं, बार्बिचुरेट्स यूज करते हैं इसमें हम, बार्बिचुरेट्स। इसका एग्जाम्पल होता है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन को मोस्ट कॉमनली मैंने पहले बताया ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? नियोनेटल सीजर्स में हम कौन सा यूज करते हैं? बार्बिचुरेट्स। उसमें कौन सा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फिनोबार्बिटोन। फोर्थ कैटेगरी होती है कार्बोक्सामाइड। फोर्थ कैटेगरी है कार्बोक्सामाइड। ठीक है, कार्बोक्सामाइड में क्या आता है? कार्बामाजिपिन आता है। कार्बोक्सामाइड में क्या आता है? कार्बामाजिपाइन।
ये जो है ये किस में आता है ये कार्बोक्सामाइड में। तो कार्बामाजिपिन को हम एंटी कन्वर्सेंट में भी यूज करते हैं और पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये और किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? ये ड्रग ऑफ चॉइस है पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया की। पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया में भी क्या यूज होती है? कार्बामाजिपिन ही यूज होती है। कार्बोक्सामाइड इसकी ग्रुप का नाम है। अब फिफ्थ कैटेगरी है बेंजोडाइजापीन। बेंजोडाइजापाइन्स। अब ये बेंजोडाइजापाइन्स क्या होते हैं? बेंजोडाइजापाइन्स के वो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी बताया, DLCC, डाइजापाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम और क्लोजापाम, क्लोबाजाम। तो ये 4 मेन ड्रग्स होते हैं जो बेंजोडाइजेपिन के अंदर आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो डाइजापाम है वो मोस्ट कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस किसका है? स्टेटस एपिलेप्टिकस का। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो ये 5 कैटेगरी हो गई। इसके बाद 2 कैटेगरी हमारी और बचती है जो कि हम यूज करते हैं, देखते हैं। एक होते हैं गाबा एनालॉग्स, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड एनालॉग्स। ये करते क्या है? इनहिबिट करते हैं किसको? न्यूरोट्रांसमीटर्स को। गाबा का काम क्या होता है? गाबा इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पोस्ट सिनाप्टिक वेसिकल्स में। क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो इनहिबिट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को तभी तो जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ज्यादा हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो गाबा एनालॉग्स हम यूज करते हैं। कैटेगरी क्या है? गाबा एनालॉग्स। गाबा एनालॉग्स एग्जाम्पल क्या है? गाबापेंटीन, गाबापेंटीन और एक तो जो गाबा एनालॉग्स में होता है गाबापेंटीन होता है और एक होता है पैरागाबालीन। गाबालीन ये होते हैं गाबा एनालॉग्स के एग्जांपल। अब एक लास्ट जो कैटेगरी बची है हमारी वो होती है जो मोस्ट कॉमनली हम फिनेटॉइन के बाद यूज करते हैं, वाल्पोरेट्स। तो फिनेटॉइन के बाद मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले ड्रग है वाल्पोरेट्स। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? होता है एग्जाम्पल सोडियम वाल्पोरेट। अगर एडल्ट में एब्सेंट सीजर्स हो रहे हैं, पेटेंटमाल सीजर्स हो रहे हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? ड्रग ऑफ चॉइस रहती है सोडियम वाल्पोरेट। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है इसकी वजह से, और ट्रेमर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कई बार साइड इफेक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सोडियम वाल्पोरेट के 3 कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। लीवर टॉक्सिक होता है ये, ट्रेमर्स आ सकते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा। तो ये हमारी 8 कैटेगरीज थी किसकी? एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग की। पहली कैटेगरी मैंने क्या बताई कि हाइडेंटॉइन ड्रग यूज करते हैं, फेनिटॉइन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम। सक्सिनामाइड्स में एथियोसक्सिनामाइड यूज करते हैं हम, बेंजोडाइजेपिन्स यूज करते हैं, बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन यूज करते हैं, गाबा एनालॉग्स यूज करते हैं, वाल्पोरेट्स यूज करते हैं और कार्बोक्सामाइड में कार्बामाजिपिन्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देंगे। ऑब्वियसली सीजर्स आ रहे हैं तो सीजर्स को रोकने के लिए एंटी सीजर या फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स को हमें देना पड़ेगा। तो ये तो सारी कहानी थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? एज अ नर्स हम क्या करेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट भी तो जरूरी है ना। मेडिकल मैनेजमेंट से तो काम चल जाएगा पर एज अ नर्स हमें भी तो कुछ करना है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं जरा हम क्या होगा। सबसे पहले तो जब पेशेंट को सीजर आए उसको रिस्ट्रेन नहीं करना है, उसकी क्लोथिंग को लूज करना है, स्टिमुलेंट से, डार्क लाइट वगैरह से उसको बचाना है। सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है। ठीक है,
ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को अगर ब्रेथलेस हो रहा है पेशेंट तो ये सारी मेन मेन चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और सब जब सीजर आ रहा है तो हमें टाइम नोट करना है और ड्यूरेशन नोट करनी है सीजर की। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो हम एज अ नर्स कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहला तो यही है कि हमें एस्पिरेशन प्रिवेंट करना है, कुछ निगल ना ले पेशेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम हमेशा पेशेंट को क्या देंगे, लेटरल पोजीशन, ताकि पेशेंट कुछ एस्पायर ना कर ले, अटक ना जाए पेशेंट को। ठीक है, लेटरल पोजीशन देंगे, या लेटरल पोजीशन को ही हम बोलते हैं साइड लाइन पोजीशन। सेफ्टी इंश्योर करनी है, मेन हमारा यही है कि गिर विर ना जाए पेशेंट, तो सेफ्टी इंश्योर करनी है। डू नॉट रिस्ट्रेन द पेशेंट, ये नहीं उसको टाइटली बांध के रख दिया कि भाई अब उसको झटके आ रहे हैं। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन द माउथ, वो कहते हैं ना मुंह में चम्मच रख दो, तो ऐसा नहीं करना। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन द माउथ। और ज्यादा इंजरी होते हैं ऐसे, और ज्यादा चांसेस होते हैं इंजरी होने के, क्योंकि ऐसे अगर मुंह में कुछ रख दोगे तो। लूज द टाइट क्लोथिंग, और सफोकेट हो जाएगा वरना पेशेंट। लूज टाइट क्लोथिंग, ठीक है। और क्या है, पेटेंट एयरवे मतलब मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि लोग भीड़ लगा के खड़े हो गए उसके सामने, उसको सांस ही नहीं आ रहा है, तो सांस नहीं आ रहा है तो O2 प्रोवाइड करें पेशेंट को। डू नॉट रिस्ट्रेन, ड्यूरेशन को नोट करेंगे, O2 एडमिनिस्टर करेंगे। O2 एडमिनिस्टर करेंगे अगर सांस लेने में दिक्कत है और आप देख रहे हो तो, ठीक है। और क्या बात होती है, और यही है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, जरूरत है तो पेटेंट एयरवे, लूज द टाइट क्लोथिंग्स को लूज कर देंगे, और टाइम और ड्यूरेशन नोट करेंगे। नोट टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ सीजर। तो यही मेन मेन बात है कि सीजन में क्या करना होता है। डाइट जो देते हैं इसमें होता है कीटोन डाइट देते हैं। तो ये बात हो गई हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास की, जो हमने कवर करी है सीजर्स के बारे में। सीजर्स क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा एबनॉर्मली हाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डिस्चार्ज होने लग जाए हमारे ब्रेन के अंदर, उसको सीजर्स बोलते हैं। और जब ये सीजर्स कंटिन्यूअस हो, जैसे आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं, परसों एक कंटिन्यू मैनर में आए जा रहे हैं, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। अब क्या है कि सीजर्स के टाइप्स हमने पढ़े हैं। टाइप दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोकल या पार्शियल, मतलब मोस्टली 70% केसेस में यही होता है, कोई एक पार्ट ब्रेन का बस कोई इफेक्ट होता है। एक होता है जनरलाइज, जो 30% केसेस में होता है, ये पूरे ब्रेन को अफेक्ट करता है। हमने पार्शियल फोकल के टाइप्स पढ़े कि सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। और अब इसमें जनरलाइज में हमने काफी सारे टाइप्स पढ़े हैं। टॉनिक क्लॉनिक पढ़ा है, एब्सेंट और पैटिटमाल पढ़ा है, एटॉनिक सीजर पढ़ा है हमने, मायोक्लॉनिक पढ़ा है, फेब्राइल सीजर पढ़ा है, फेब्राइल सीजर पढ़ा हमने, न्यूनेटल सीजर पढ़ा हमने। काफी सारे टाइप्स पढ़े। कॉजेस क्या होते हैं, ब्रेन इन्फेक्शन हुआ हो किसी पेशेंट को, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, या फिर आईसीपी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, या फिर कोई एसिड बेस इम्बैलेंसेस हुए हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी सीजर्स आ सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट हिस्ट्री डाटा कलेक्शन करेंगे, और ईईजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कर सकते हैं, सीटी एमआरआई करेंगे, ताकि हमें सीजर की लोकेशन पता चल सके। ट्रीटमेंट में हमने देखा है मेडिकल मैनेजमेंट फार्माकोलॉजिकली जो है कि वही है कि सीजर्स को रोकना है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स देंगे। उसकी हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं कि हाइड्रेंटोइन ड्रग्स दे सकते हैं, सक्सिनामाइड्स दे सकते हैं, कार्बोक्सामाइड दे सकते हैं, बारबिचुरेट्स दे सकते हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हमने पढ़े। फिर हमने नर्सिंग मैनेजमेंट देखा कि जब भी पेशेंट को आए तो हमें उसका पेटेंट एयर में मेंटेन रखना है, O2 एडमिनिस्टर करना है, सेफ्टी इंश्योर करनी है, कपड़े टाइट हैं तो उनको लूज करना है। सेफ्टी हमारी बेसिकली मेन प्रायोरिटी होती है। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन द माउथ, ये नहीं कि मुंह में चम्मचे वम्मचे रख दिए कि टंग बाइट ना हो, नहीं, उससे और ज्यादा खतरा होता है इंजरी का। और सारे हमने मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा है, और टाइम ड्यूरेशन नोट करेंगे, और कीटोन डाइट इसमें मेन होती है, सीजर्स में कीटोन डाइट देनी होती है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजर्स।
अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।